अब आइए एक नए टॉपिक से एक नए पाठ्यक्रम तो वही है संस्कृत का ही। संस्कृत के एक नए क्वेश्चन से जुड़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है देखिए कथा नाटक कौमुदी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक रेखांकित किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। ध्यान दीजिएगा, आपका संस्कृत विषय जो है 3-4 भागों में बांटा गया है, जैसे गद्य भारती, पद्य पीयूषम, उसके बाद संस्कृत कथा नाटक कौमुदी आता है। इसमें कुछ पाठ दिए रहते हैं, उन पाठों के अंतर्गत कुछ चरित्रांकन किया जाता है। किसी पात्र, जैसे कुछ पात्र रहते हैं, उन पात्रों के आधार पर उनका चरित्र चित्रण करना होता है। इसके आधार पर भी आपको कुल 4 नंबर दिए जाने हैं। तो जैसे देखिए इसमें से एक पाठ है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का, पहला पाठ है महात्मनः संस्मरणानि। ध्यान दीजिएगा, इसका भी परीक्षा में आ सकता है और प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ के पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। ऐसे होकर नीचे पहला प्रश्न लिखेगा कि महात्मनः संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की शुरुआत होगी महात्मनः संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 का अगर क में रहेगा तो क लिख करके नीचे आप कॉपी के बीचों बीच एक मोटी हेडिंग बनाएंगे कि महात्मनः संस्मरणानि पाठ का नाम हो जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे पाठ का सारांश नहीं लिखेंगे, के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। इतना लिखने के बाद आप तुरंत कॉपी के बाएं साइड में आकर के हेडिंग डालेंगे क्या, परिचय। परिचय में आप लिखेंगे कि परिचय का मतलब जैसे गांधी जी के बारे में बता दीजिएगा। लिखिएगा कि गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी पर अपने पिता और माता की सद्गुणों का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। यह आपका परिचय हो गया। अब आप अगला हेडिंग डालेंगे सत्यवादी। सत्यवादी हेडिंग में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैटर बड़ा है, लेकिन इसको आप पढ़ लीजिएगा तो अपने मन से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा है एक बार। अब सत्यवादी हेडिंग में आप लिखना क्या चाहते हैं तो लिखेंगे एक बार बाल्यकाल में, मतलब बचपन में, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। इस नाटक को देखकर इन्होंने हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और सच्चरित्र बनने की प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने आजीवन असत्य भाषण नहीं किया। एक बार की घटना है कि विद्यालय में छात्रों की भाषा विज्ञान की परीक्षा लेने के लिए गाइल्स नामक विद्यालय निरीक्षक आए। गांधी जी 5 शब्दों में से 4 शब्द को तो शुद्ध लिख पाए, किंतु वे केटल शब्द को शुद्ध न लिख पाए। शिक्षकों के कहने से भी इन्होंने दूसरे छात्रों की कॉपी को देखकर उसे शुद्ध नहीं किया। नकल न करने के कारण गांधी जी शिक्षक वर्ग के कोपभाजन तथा अपने सहपाठियों के उपहास के पात्र बने, किंतु इतने पर भी वे धोखा देकर सत्य को छिपाना नहीं चाहते थे। अंत में इनकी सत्यनिष्ठा से शिक्षक भी इनसे प्रसन्न हुए और सहपाठी माने इनके साथ पढ़ने वाले लोगों ने भी इन्हें अपना स्नेह का पात्र बना लिया। गांधी जी सत्य बोलने वालों के लिए मौन को अमोघ एवं शक्तिशाली शास्त्र मानते थे, क्योंकि मौन ने ही इन्हें अनेक बार झूठ बोलने से बचाया था। तो इतना आप सत्यवादी में तो नहीं लिखेंगे, इसके आधार पर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो इसके आधार पर सत्यवादी हेडिंग में आपको क्या लिखना है, ये आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके परीक्षा में बैठे हुए समय को ध्यान में रखते हुए आप सत्यवादी हेडिंग को कंप्लीट करेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद आपसे है। अगला हेडिंग आप सहिष्णुता हेडिंग डाल दीजिएगा और लिखिएगा 1893 ईस्वी में गांधी जी मुंबई नगर से अफ्रीका के नेटाल नगर पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने भारतीयों को उपेक्षित एवं तिरस्कृत देखा। शिक्षित भारतीय भी यहाँ के यूरोपीय लोगों से नहीं मिल सकते थे। वहाँ के भारतीयों को कुली और गांधी जी को कुलियों का वकील कहा जाता था। इतना आप सहिष्णुता में लिख दीजिएगा। फिर आइए अगला हेडिंग आप लिखिएगा क्या, स्वाभिमानी।
स्वाभिमानी हेडिंग की ज़बरदस्त पकड़ है, ध्यान दीजिएगा। आप आराम से लिख सकते हैं अगर आप 2 बार इसको सुन लेते हैं केवल। आप लिखिए, एक बार गांधी जी, याद रखिए हेडिंग का नाम है स्वाभिमानी। एक बार गांधी जी प्रथम श्रेणी के रेलवे टिकट से वहाँ की रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी की बोगी में यात्रा कर रहे थे। इसी बीच उस बोगी में कोई यूरोपीय यात्री चला आया। उसने काले रंग के गांधी जी को उनमें बैठा देखकर इन्हें वहां के रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रथम श्रेणी की बोगी से बाहर निकलवा दिया। गांधी जी ने वहां के स्टेशन के तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में, वेटिंग रूम में सारी रात ठंड से ठिठुरते हुए व्यतीत किए। गांधी जी को वहां इस प्रकार के अनेक कष्टदायी अनुभव हुए। गांधी जी ने वहाँ के भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधकर उन्हें एकजुट किया। उन्होंने विद्वेष के साथ स्थान पर प्रेम और स्नेह, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान और शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल के प्रयोग का उपदेश वहाँ के भारतीयों को दिया। गांधी जी ने अपने जीवन के प्रायः सभी सतसूत्रों का परीक्षण अफ्रीका में कर लिया था। इतना आप स्वाभिमानी नामक हेडिंग के अंतर्गत लिख सकते हैं। अगली हेडिंग आप लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना। इसमें आप लिखेंगे गांधी जी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई और आगे चलकर यही महासभा भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक बनी। कहना न होगा कि इनके निरंतर परिश्रम तथा स्वतंत्रता के प्रयास से आज भारत स्वतंत्र हुआ है। इसके बाद आप हेडिंग अंतिम में डाल सकते हैं, लिख दीजिएगा निधन अर्थात मृत्यु। इसमें आप लिखिएगा मातृभूमि की स्वतंत्रता के पुजारी ऐसे महात्मा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को संध्या के समय हे राम कहते हुए भौतिक शरीर को छोड़कर ये स्वर्ग सिधार गए। आप नीचे अंतिम में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस प्रकार निष्कर्षतः गांधी जी सत्यवादी, दया, करुणा, राम भक्ति तथा दीन वत्सलता आदि गुणों से ओतप्रोत थे। अपने इन चारित्रिक गुणों के आधार पर उन्हें भारत माता का हम सच्चा सपूत कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसी के आधार पर अब आइए एक नए पाठ से हम जुड़ते हैं जिस पाठ का नाम कारुणिको जीमूत वाहन है। ये कारुणिको जीमूत वाहन नामक दूसरा पाठ है। इस दूसरे पाठ के अंतर्गत एक चरित्र चित्रण है जीमूत वाहन का, जो कि बड़ा ही दमदार है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूरी उम्मीद और पूरा आशा है कि इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और 29 तारीख की परीक्षा में अगर ये आ गया तो निश्चित रूप से आप हेडिंग को तैयार करके जाएंगे और लिख करके 4 नंबर प्राप्त करके ही आएंगे। आइए देखते हैं जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। सबसे पहले पहला हेडिंग आप परिचय डालेंगे और परिचय हेडिंग के बाद आप लिखेंगे क्या, जीमूत वाहन विद्याधर जाति के जीमूत केतु का पुत्र है। जीमूत वाहन विद्याधर जाति के जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृ पितृभक्त और असाधारण व्यक्तित्व संपन्न विद्याधर है। इसके लिखने के बाद आप दूसरी हेडिंग डालेंगे चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक विशेषताओं में आप लिख देंगे पाठ के आधार पर जीमूत वाहन के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इतना डैश दे करके नीचे क हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे विनयशील। कौन सी हेडिंग? विनयशील। विनयशील हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे जीमूत वाहन विनयशील विद्याधर है। वह सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता तथा ससुर दोनों ही उससे अपार स्नेह करते हैं। ख हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे दयालु। दयालु हेडिंग में आप लिखेंगे जीमूत वाहन अत्यंत दयालु है। वह दूसरों को कष्टमय देखकर उन पर दया करता है। इसी स्वभाव के कारण ही वह शंखचूड़ सर्प के स्थान पर स्वयं गरुण का भोजन बनता है और उसे मृत्यु के मुख से बचा लेता है। अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं क्या, परोपकारी। परोपकारी हेडिंग में आप लिखेंगे जीमूत वाहन स्वभाव से परोपकारी है। वह दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों तक की बलि को दे देता है। शंखचूड़ को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को भी संकट में डाल दिया और मृत्यु का आलिंगन किया। जब वह कभी दिखाई नहीं देता है तो सभी लोग यह निश्चय कर लेते हैं कि वह किसी परोपकार के कार्य में लगा हुआ होगा।
अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं मातृ पितृ भक्त, माता पिता का भक्त। जीमूतवाहन अपने माता पिता का भक्त है, वह उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता, तभी तो वह वध स्थान पर उनको देखकर शंखचूड़ से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसे इस करुणावस्था में देखकर अवश्य प्राण त्याग देंगे। वह अपनी मातृपितृ भक्ति के कारण ही उन दोनों का परम प्रिय हो गया है। इतना लिखने के बाद 4-5 हेडिंग देखिए आपका हो गया है। नीचे आप निष्कर्ष हेडिंग डाल करके लिख देंगे अंततः पाठ के आधार पर और जीमूतवाहन के चरित्र चित्रण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन एक विनयशील, दयालु, परोपकारी, निर्भीक, मातृ पितृभक्त एवं प्रभावशाली व्यक्ति संपन्न है। इतना आप लिखने के पश्चात यह आपका पाठ के अंतर्गत आए हुए जीमूतवाहन के चरित्र चित्रण की समाप्ति हुई। ये देखिए 2 आपका चरित्र चित्रण हो गया। अब एक पाठ है, चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है यौतुकः पाप संचयः, दहेज पाप का कारण होता है। इसके आधार पर देखिए एक बहुत ही दमदार चरित्र चित्रण आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसका नाम है सुमेधा का चरित्र चित्रण। ये परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि यह अगर परीक्षा में आ गया तो इसमें केवल और केवल 3 हेडिंग पढ़ेंगे। इन्हीं 3-4 हेडिंगों को आप अच्छी तरह से दोहरा लीजिए, निश्चित रूप से आप परीक्षा में 100% 4 नंबर लेकर के ही आएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सुमेधा का चरित्र चित्रण, यौतुकः पाप संचयः नामक पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण। और कापी के बाएं साइड में जा कर के आप पहला हेडिंग डालेंगे परिचय। परिचय हेडिंग करने के पश्चात आप लिख सकते हैं सुमेधा विनय की पुत्री और रमानाथ के बड़े पुत्र की पत्नी है। वह निर्धन परिवार की कन्या है, किंतु है अत्यंत सुशील, सभ्य और सुसंस्कृत। उसके चरित्र को देखते हुए उसे एक आदर्श भारतीय वधू कहने में संकोच नहीं किया जा सकता है। इतना लिखने के बाद आप तुरंत कापी में बाएं साइड में आकर के तुरंत हेडिंग डालेंगे चारित्रिक विशेषताएं, और चारित्रिक विशेषताओं को हेडिंग डाल करके आप लिख देंगे कि सुमेधा के चरित्र पाठ के आधार पर सुमेधा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फिर डैश दे करके नीचे पहला हेडिंग डाल देंगे विनम्र। क्या? विनम्र। विनम्र हेडिंग डाल करके लिखेंगे सुमेधा व्यवहार से विनीत और स्वभाव से विनम्र है। उसकी विनम्रता ने उसे सहिष्णुता भी सिखा दी है। ससुराल में अत्यंत प्रताड़ना सहने पर भी वह अपने पिता के मुख से अपने ससुर की निंदा एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है। वह अपने पिता से कहती है कि आप मेरे श्रद्धेय ससुर की निंदा न करें। इस परिप्रेक्ष्य में सुमेधा की विनम्रता को उच्च कोटि की विनम्रता कहा जा सकता है। इतना लिखने के पश्चात आप तुरंत दूसरा हेडिंग कोट कीजिए उदार हृदया। उदार हृदया हेडिंग डाल करके आप तुरंत लिख देंगे क्या? सुमेधा एक उदार हृदया कुल वधू है। उसके विद्वता, कुलीनता, सहिष्णुता आदि गुण उसकी उदार हृदया में 4 चांद लगा देते हैं। वह स्वयं को सदा प्रताड़ित करने वाले क्रूर हृदय ससुर के दुर्घटना में घायल हो जाने पर अत्यधिक व्याकुल हो जाती है। ये सब उदार हृदया हेडिंग में आप लिखेंगे, क्योंकि वो दयालु हृदय की थी। वह अपने दुखद अतीत को भुलाकर अपना रक्तदान कर मरणासन्न ससुर को जीवन दान देती है। इसीलिए कहा गया है धन्य है सुमेधा और धन्य है उसकी उदार हृदयता। अगली हेडिंग आप लिखेंगे सेवा परायणा। अब लिखेंगे कि अपने शरीर की क्षमता का अतिक्रमण कर सुमेधा दिन रात अपने सास और ससुर की सेवा में लगी रहती है। यद्यपि वह निरंतर चपला अर्थात अपनी देवरानी के सुख से समक्ष केवल दुख ही दुख झेलती है, अर्थात चपला को सुखाधिक्य तो सुमेधा को दुखाधिक्य, परंतु इतने पर भी वह अपनी सेवा परायणा वृत्ति में लेस मात्र भी कमी नहीं आने देती है। उसके इसी गुण ने तो उसके क्रूर ससुर से कहलवाया कि वस्तुतः सुमेधा सभ्य, शिक्षित और प्रशंसनीय गुणवती वधू है। इतना लिखने के बाद आप निष्कर्ष हेडिंग डाल करके अंत में लिख दीजिएगा 2 लाइन कि अंततः निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि सुमेधा में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक आदर्श भारतीय
हिंदू वधू के लिए अपेक्षित होते हैं। इसी के आधार पर एक पाठ और है, इसी पाठ के अंतर्गत एक और चरित्र चित्रण आता है जिसमें कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि रमानाथ का चरित्र चित्रण लिखिए। इसको भी आप लोग दोहरा लीजिएगा। आइए एक और पाठ पर हम चलते हैं जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम है वयम भारतीया। इस पाठ के आधार पर भी ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आता है दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आता है चरित्र चित्रण। पहला तो है दीपक का चरित्र चित्रण और दूसरा आफताब का चरित्र चित्रण। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग केवल और केवल दीपक और आफताब के चरित्र चित्रण को पढ़ने के पश्चात इसको प्रश्न नंबर 6 को यहीं पर विराम देते हैं। आफताब का चरित्र चित्रण आप हेडिंग डालेंगे वयम भारतीया नामक पाठ के आधार पर आफताब का चरित्र चित्रण। परिचय हेडिंग डाल करके बाएं साइड में लिखेंगे कि आफताब एक मुस्लिम छात्र है किंतु वह धार्मिक कट्टरता का विरोधी है। इसी प्रकार वह सर्वधर्म संभावक का पक्षधर छात्र है। चारित्रिक विशेषताएं हेडिंग डाल करके लिखेंगे पाठ के आधार पर आफताब के चरित्र की विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला हेडिंग डालेंगे दयालु हृदय या उदार हृदय। इसमें आप 3 लाइन का केवल मैटर लिखेंगे। आफताब उदार हृदय का छात्र है, इसलिए वह सभी धर्मों में अपने धर्म जैसी आस्था रखता है। वह कथा में महात्मा बुद्ध के विषय में विस्तार से बताते हुए उनके धर्म के प्रति अपनी गहन आस्था व्यक्त करता है। दूसरा हेडिंग लिखेंगे जाति पाति विरोधी। आफताब जाति पाति में विश्वास न रखने वाला उदात्त विचारधारा का छात्र है। उसकी इस विशेषता के दर्शन में हमें तब होते हैं जब वह दीपक के घायल हो जाने पर उसे अपना रक्त देकर के उसकी जान को बचाता है। जब दीपक स्वस्थ होता है तब उससे घर बुलाता है और होली के अवसर पर स्वयं दीपक के घर भी जाता है। आफताब के चरित्र चित्रण की अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं बुद्धिमान। आफताब गहन अध्ययन करने वाला एक बुद्धिमान छात्र है। वह विषय को धर्म से दूर रखकर अब बड़ी सावधानी और लगन से पढ़ता है। उसकी यह विशेषता महात्मा बुद्ध के विषय में सब कुछ बताने और उनके द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करने से सचेष्ट हो जाती है। अंतिम हेडिंग पड़ेगा पूर्ण भारतीय। इसमें आप लिखेंगे आफताब अपने आप को भारतीय मानता है और वह कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कथन की कसौटी पर आफताब का चरित्र 100% खरा उतरता है। और लास्ट में निष्कर्ष हेडिंग डाल करके आप लिख दीजिएगा कि अंत में यही कहा जा सकता है कि आज के युग में समाज को आफताब जैसे असांप्रदायिक, बुद्धिमान, उदार हृदय एवं जाति पात में विश्वास न रखने वाले छात्रों और नवयुवकों की बहुत ही आवश्यकता है। अब देखिए अंतिम आपको जीवन पर चरित्र चित्रण के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण बताते हैं। इसमें आप लिखिए पहला हेडिंग दीपक का चरित्र चित्रण लिखने के बाद नीचे पहला हेडिंग कॉपी के बाएं साइड में आकर के लिखिए परिचय। लिखिए दीपक एक हिंदू छात्र है। वह सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रति सच्ची आस्था रखता है। वह उनको बलिदान और वीरत्व की प्रतिमूर्ति मानता है, किंतु उसके हृदय में जातिगत भेदभाव की भावना विद्यमान है, इसलिए वह आफताब के साथ भोजन करने से कतराता है। चारित्रिक विशेषताएं लिखने के बाद आप लिखेंगे पाठ के आधार पर दीपक के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली हेडिंग जाति पात का पक्षपाती। दीपक एक ऐसा हिंदू छात्र है जो हिंदू धर्म के समान प्रचलित सिख धर्म और उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रति सच्ची और पूरी आस्था रखता है, किंतु वह आफताब के साथ भोजन न करके यह सिद्ध कर देता है कि वह हिंदू मुसलमान को अलग रूप से देखना चाहता है। अब दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे भावुक और हृदय परिवर्तक। इसमें लिखेंगे दीपक परोपकार को मानने वाला, भावुक और अपनी कट्टरता को छोड़ देने वाला छात्र है। जब बम द्वारा घायल होकर अस्पताल पहुंचता है तब उसकी हालत चिंताजनक हो जाती है दीपक की, और उसके शरीर से रक्त की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किसी का रक्त भी उसके रक्त के वर्ग से मेल नहीं खाता, किंतु आफताब का रक्त उसके रक्त के वर्ग से मेल खा जाता है और वह आफताब अपना रक्त देकर के दीपक के शरीर में पहुंचा देता है, जिससे उसका जान बच जाता है। इस घटना से उसकी दीपक के भावुक स्वभाव के कारण
उसके हृदय से जातिगत भेदभाव की संकीर्णता दूर हो जाती है। अब अगला हेडिंग आप लिख देंगे सभ्य। सभ्य में आप क्या लिखेंगे? सभ्य में आप लिख देंगे कि यद्यपि दीपक भेदभाव को मानने वाला छात्र है, किंतु वह अपने इस भाव को कभी असभ्य रूप में किसी भी दशा में प्रकट होने नहीं देता है। रक्तदान की घटना के बाद तो वह सांप्रदायवाद को तिलांजलि ही दे देता है। वह ईद बड़े दिन के त्योहारों पर मुसलमान और ईसाई छात्रों के यहाँ मिलने जुलने जाने लगा है और होली पर अन्य जाति के छात्रों को घर बुलाने लगा है। अब निष्कर्ष में आप लिख दीजिए कि इस प्रकार से दीपक की चारित्रिक विशेषताएं उसके जीवन को आत्मसात करती है। ये चरित्र चित्रण आपके विद्यार्थीगण हुए। इन्हीं 4-5 चरित्र चित्रणों के आधार पर ही परीक्षा में देखिए सेटिंग होगी। आप निश्चिंत रहिएगा कि जितने भी जीवन चरित्र चित्रण आपको प्रश्न नंबर 6 के आधार पर बताए गए हैं, इन्हीं चरित्र चित्रणों में चाहे वह चरित्र चित्रण महात्मा गांधी का हो, महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, चाहे कारुणिको जिमूतवाहन पाठ के आधार पर जिमूतवाहन का चरित्र चित्रण, यौतुका पाप संचय नामक पाठ के आधार पर सुमेधा या रमानाथ का चरित्र चित्रण, और अंततः वयम भारतीया नामक पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण या आफ्ताब का चरित्र चित्रण। इन्हीं पाठों के अंतर्गत इन्हीं चरित्र चित्रणों के आधार पर 29 तारीख की परीक्षा में निश्चित रूप से देखिए एक न एक आएगा और आराम से इसको आप पढ़िए और लिख करके आइएगा। इसी के साथ 1-2 घंटे के अंतर हम